गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, यानी हमारे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। क्या है एंजाइम्स? एंजाइम्स से पहले आप लोग एक शब्द से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो, यानी आइडेंटिफाइड हो। वो वर्ड क्या है? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। सुना है ना, ये नाम सबने सुना है, राइट? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये वो पदार्थ या वो सब्सटेंस या वो केमिकल होता है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है? स्पीड अप, यानी उसको तीव्र गति से करवाता है। अगर उत्प्रेरक के बिना वो रिएक्शन हो रही होती है तो वो बहुत ही मंद या मैं कहूँ वेरी स्लो होने वाली एक्टिविटी होती है। किसके बिना? कैटलिस्ट के, राइट? यानी कैटलिस्ट वो रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, और काफ़ी जल्दी करवाता है। अब क्या होता है ना, नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं नेचर में, राइट? यानी यहाँ पे मेरा नेचर कहने का मतलब क्या है? किसी भी सजीव की बॉडी के अंदर, कहाँ? इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव के शरीर के अंदर। अब हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, राइट? अब मैं आपको एक सेलुलर जीव का एग्जांपल देती हूँ, जैसे अमीबा। कहाँ? यहाँ बना देती हूँ, ठीक है? ये क्या है? एक अमीबा की बॉडी है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का भी हमको पता है, न्यूक्लियस के भी बहुत सारे काम होते हैं, सिवाय इसके कि उसके अंदर डीएनए होता है। उसे डीएनए की कॉपी बनानी होती है, फिर उसको अच्छे से बांध कर लपेट कर स्टोर भी करना होता है, राइट? तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ अंदर होती कैसे? यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती होगी, राइट? ऐसे ही मैं अगर बात करूँ कि ये अमीबा अगर खाना खाता है तो मतलब यहाँ से इसने किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। 2 प्रोसेसेस पढ़ी थी ना पिछली साल 11th में, 2 प्रोसेसेस पढ़ी थी हमने। किस नाम की? फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। क्या मतलब था? कि कोई सेल अपने अंदर किसी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल को अपने अंदर समा लेती है। अब समाने के बाद क्या करती है? समझो ये वो फूड पार्टिकल, फिर इस पर अंदर ले लिया, फिर इस पर एंजाइम कार्य करके इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर जो कचरा बचता है उसको बाहर निकाल देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे हम निकालते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर, चलो, है ना? अब ये खाना अंदर लिया, अंदर लेने के लिए इसे अपने जो ये सूडोपोडियास थे वो एक्सपैंड करने पड़े, फिर उसको अंदर लिया, अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद में भी उसके ऊपर बहुत सारा काम चला। जो भी इसने खाया उसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, फिर उसका पाचन किया, फिर पचे हुए भोजन को साइटोप्लाज्म में लिया, फिर जहाँ उसकी ज़रूरत थी एनर्जी के रूप में वहाँ भेजा, फिर वहाँ उसकी एनर्जी बनी, फिर वो एनर्जी यूज़ करी और फिर बचे हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया। कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई ना सिर्फ एक खाने की प्रोसेस में। यानी यहाँ पर बंच ऑफ रिएक्शन हुआ होगा, यानी बहुत सारे रिएक्शन हुए होंगे एक साथ, है ना, कंटिन्यूटी के साथ। और फिर जिस टाइम पे ये हो रहा है उस समय न्यूक्लियस तो अपना काम लगातार कर रहा है, बाकी ऑर्गेनेल्स भी अपना काम कर रहे हैं, सांस लेने का काम भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है, जो पहले से आए हुए पार्टिकल्स से उनकी एनर्जी बना रहा है। यानी हर जगह अपनी अपनी काम, हर जगह पर अपना अपना काम वैसे ही हो रहा है, राइट? तो ये जो काम हो रहे हैं
क्योंकि ये सेलुलर बॉडी, हमें पता है जो भी काम होता है कोशिका के अंदर ही होता है, चाहे वो हमारे अंदर ही हो। विशिष्ट टाइप की कोशिकाएं विशिष्ट टाइप का काम करती है। तो ये कोशिकाएं काम कैसे करती है? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करती है? काम करती है। किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शंस। अब बाहर तो उत्प्रेरक प्रेजेंट थे, पर सेल जो कि सजीव है उसके अंदर जो चीज़ केमिकल रिएक्शन को करवाती है, केमिकल रिएक्शन को करवाती है, उस चीज़ का क्या नाम है? एंजाइम नाम है। क्या नाम है? एंजाइम। एंजाइम। यानी यहाँ पर समझो मैं कहूँ, इसने खाने के रूप में क्या लिया? इसने चलो लिया एक CBH या कार्बोहाइड्रेट को लिया। CBH कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ मैं डायरेक्टली कार्ब लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट का कार्ब लिख देती हूँ। चलो ठीक है। अब इसने क्या करना है? इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा तो पचित नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बड़ी संरचना होती है, राइट। इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होगा। आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई शुगर्स होते हैं, तो ये छोटे शुगर्स में टूट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन में ऐसे लिख देती हूँ शुगर, या मैं ऐसे लिख दूँ मोनो/डाई सैकेराइड में टूट जाता है, डाइसैकेराइड। अब यहाँ पर रिएक्शन को चलाने में जो एंजाइम काम आएगा, वो एंजाइम यानी यहाँ पर ये रिएक्शन को पूरा करने में कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम नाम का कोई पदार्थ काम आएगा। एंजाइम नाम का कोई पदार्थ काम आएगा। यानी अगर ये पदार्थ को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। और ये पदार्थ यहाँ पर आ गया तो ये रिएक्शन क्या होगी? मक्खन की तरह चलेगी, एकदम मक्खन की तरह चलेगी। अब कुछ जगहों पे क्या होता है, एंजाइम ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ में एकदम बहुत कम मात्रा में भी बस होना चाहिए कि ये है तो ही मैं काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ये वाली बात होती है, ठीक है। तो एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काम होने के लिए। अब एंजाइम के रूप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई रासायनिक पदार्थ हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि एंजाइम क्या है। तो इस तरह से अगर एंजाइम को मैं क्या कहूँ, बायो कैटलिस्ट कह दूँ तो कुछ गलत कह दिया क्या? बायो का मतलब सजीव होता है और उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है ये, तो कुछ गलत थोड़ी कह दिया, राइट। तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ब्रीफ मतलब नॉर्मल समझ आ गया कि एंजाइम होता क्या है, राइट। होता क्या है ये तो हमें समझ आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम काम कैसे कर रहा है, कौन कौन होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ये सब भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर इससे पहले इस एंजाइम के बारे में जिन जिन वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उनसे शुरुआत करते हैं, यानी शॉर्ट में कह दूँ तो एंजाइम की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने बायो कैटलिस्ट को एंजाइम की तरह पहचाना। उन्होंने जो बात मैंने अभी आपको समझाई, उन्होंने इसकी पहचान कर दी कि जीवों में भी कुछ है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि बायो कैटलिस्ट है, जो एंजाइम की तरह काम करता है या जो एंजाइम होता है। तो इन्होंने क्या खोजा, बायो कैटलिस्ट के बारे में बताया। इन्होंने बेसिकली क्या किया, बायो कैटलिस्ट के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद में आए एडवर्ड बचनर। कौन आया? एडवर्ड बचनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाइमेज नाम का एंजाइम खोजा। किसमें खोजा? यीस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म में खोजा। आपको याद होगा कि यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है ना, एक कोशिकीय कवक है ये, ठीक है। इन्होंने इसमें जाइमेज नाम के एंजाइम को खोजा। क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई बचनर पर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही नाम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, गिनती के कोई 7-8 नाम हैं, याद करने पड़ेंगे। फिर क्या है, विली कूने। कौन है? विली कूने।
इन्होंने एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, लिखा है ना एंजाइम वर्ड, इन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया, यानी ये बायोकैटलिस्ट बोल रहे थे पहले तो, फिर इन्होंने बायोकैटलिस्ट के ग्रुप को एक इकट्ठा नाम दे दिया जो क्या है एंजाइम, जिसके नाम से आज हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो कौन है वो? विली कूने। इन पर भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें भी नहीं भूलना। फिर आते हैं जे.बी. समनर। कौन? जे.बी. समनर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली मैं कहूँ या खुद लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हुए एंजाइम को क्रिस्टलाइज करके निकाल के दिखा दिया कि भाई ये देखो ये रहा एंजाइम, ये है वो जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो एंजाइम का क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया या क्रिस्टलीकरण किया या क्रिस्टल के रूप में एंजाइम प्राप्त किया। अब कौन सा एंजाइम प्राप्त किया इन्होंने? यूरिएज एंजाइम। यूरिएज नाम का एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। कौन है ये? जे.बी. समनर, क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम। ठीक है। फिर समनर के साथ में नॉर्थरॉप, इन दोनों ने क्या कहा कि सभी एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं, यानी सभी एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं, यानी सारे एंजाइम्स। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, ध्यान देना। सॉरी, ऑल enzymes are protein but every protein is not an एंजाइम, यानी जितने भी एंजाइम हैं वो सभी है प्रोटीन। एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस, लेकिन सभी प्रोटीन, एवरी प्रोटीन इज नॉट एन एंजाइम, इज नॉट एन एंजाइम, यानी जो प्रोटीन होते हैं वो सभी, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, सारे टाइप के पौधे हो गए प्रोटीन, ठीक है, और इनमें से जिन पे फूल लगता है वो स्पेशल टाइप के होते हैं ना, सारे पौधों पर तो फूल नहीं लगता, ध्यान देना कभी, पता है हमें ये बात, राइट। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स पर फूल लगते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, इन पर तो फूल नहीं लगते, राइट। तो सारे प्लांट्स क्या हो गए? प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर यानी पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हो गया? अपना एंजाइम हो गया। यानी प्रोटीन तो बहुत सारे, उन प्रोटीन में एक भाग आता है जिसका नाम है एंजाइम, एक भाग आता है जिसका नाम है एंजाइम। तो अब क्या बोला मैंने कि प्रोटीन के अंदर आता है एंजाइम। अब सारे एंजाइम्स, अब सारे प्रोटीन तो एंजाइम नहीं है ना, जैसे सारे पौधों पर तो फूल नहीं लगते, सिर्फ कुछ पर लगते हैं, यानी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स पर लगते हैं। वैसे ही सभी एंजाइम्स जो होते हैं, यानी सारे जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, है ना, जिन पर फूल लगते हैं, फूल किन पर लगते हैं? पौधों पर। तो सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सारे पौधों पर तो फूल नहीं लगते। वही बात है, सेम टू सेम एज इट इज। क्या बोला है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उन वो सारे कैसे होते हैं? प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन तो खुद में बहुत सारे होते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी बाकी जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नहीं होते। तो सभी एंजाइम हमेशा प्रोटीन होंगे, लेकिन सारे प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटीन भी तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट। तो यही बात है, क्या? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट एवरी प्रोटीन इज नॉट एन एंजाइम। ठीक है, ये बात याद रखना, ये है ना, जब तक आप एंजाइम के टच में रहोगे यानी बायो के टच में रहोगे तब तक ये लाइन आपको सतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब भी ऐसे दिमाग में गांठ बांध के लॉक करके फिक्स करके रख लो, ये बहुत काम आएगा।
ठीक है। और ये बात किसने बोली, किसने बोली ये बात? समनर और नॉर्थरॉप ने, समनर और नॉर्थरॉप ने। फिर समनर, नॉर्थरॉप और स्टैनली, इन तीनों को 1947 में नोबेल प्राइज मिला। किस लिए? ये खोज करने के लिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यही बात बताने के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब? 1947 में। इसके बाद चेक, टी चेक और अल्टमान नाम के दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने नॉन प्रोटीनस नेचर का एक एंजाइम खोजा। कैसा? नॉन प्रोटीनस नेचर का एक एंजाइम, जो प्रोटीन नहीं है, ऐसा एक एंजाइम खोजा जो प्रोटीन नहीं है और एंजाइम की तरह काम कर रहा है। वो कौन सा एंजाइम जो इन्होंने खोजा? राइबोजाइम। क्या नाम का एंजाइम खोजा इन्होंने? राइबोजाइम, जो क्या है? आरएनए का पार्टिकल है, जो क्या है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल है, जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें? ये बहुत इजी बातें हैं, आपको मतलब याद होनी चाहिए ये, इस चैप्टर के लिए नहीं, क्योंकि एंजाइम जो है आपको केमिस्ट्री में भी सताएगा। ठीक है, बायो में नहीं, केमिस्ट्री में भी सताएगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने सारी बातें अच्छे से समझाई है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को रिपीट कर लो, प्लेबैक करके पढ़ लो, जैसे समझ आता है वैसे देखो, पर देखो और इसको समझो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एंजाइम की संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एंजाइम दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है एंजाइम की स्ट्रक्चर की। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अभी पीछे हमने राइबोजाइम नाम का एक एंजाइम देखा था, राइट, है ना, जिसके बारे में चेक और अल्टमान ने बताया था। ये राइबोजाइम एंजाइम किस काम आता है ये बुक में मेंशन है, तो हम इसको छोड़ते नहीं है, बता देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। क्या होता है, जब mRNA बन रहा होता है, आपको याद होगा हमने पिछली बार ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी समझी थी, राइट, जिसमें क्या हो रहा था, DNA से mRNA बन रहा था। तो जब mRNA बनता है तब RNA स्प्लाइसिंग नाम का कुछ होता है, स्प्लाइसिंग नाम की एक्टिविटी होती है जिसमें इंट्रॉन्स को स्प्लाइस आउट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस एक्टिविटी में राइबोजाइम नाम का एंजाइम काम आता है। अब एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं कि एंजाइम की परिभाषा क्या होती है या एंजाइम क्या काम करता है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंजाइम को परिभाषित करें, तो आप उसको परिभाषित कैसे करोगे कि कार्बनिक प्रकृति का प्रोटीनस पदार्थ, कार्बनिक प्रकृति का प्रोटीनस पदार्थ जो क्या करता है, जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है, क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। कार्बनिक मैटर विच इज प्रोटीनस इन नेचर बिहेव्स एज बायोकैटलिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मैं पीछे अभी बता दिया। ओके, अब हम क्या देखते हैं, एंजाइम की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना क्या होती है। तो बेसिकली एक एंजाइम ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है गोल हो, किसी भी शेप का हो सकता है, ये बस आपको समझाने के लिए एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या होता है, एक बड़ा भाग पूरा एक एंजाइम होता है, राइट, तो यानी ये पूरा गोला एक एंजाइम होता है। एक पूरे एक्टिवेटेड यानी काम करने वाले सक्रिय एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं, हॉलो कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, अब ये कंप्लीट एंजाइम क्या होता है, दो भाग से मिलकर बना होता है। अब अगर एंजाइम पूरे टाइम ही बॉडी में एक्टिव है तो किसी एक रिएक्शन को तो पूरे टाइम ही करता रहेगा, जो ज़रूरी नहीं है ना। कोई भी एक एक्टिविटी पूरे टाइम अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो शरीर भी तो थक जाएगा। हर एक एक्टिविटी होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है और नाइट टाइम में बहुत कम होता है।
तो डे टाइम में जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस करा रहा है उसको बहुत सारा होना पड़ेगा और नाइट टाइम में उसको बहुत कम होना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह से एंजाइम भी क्या, ऐसा कुछ एंजाइम की संरचना में होना चाहिए जिसकी वजह से एंजाइम एक टाइम पर एक्टिव है और एक टाइम पर इनएक्टिव है, राइट। तो जो एंजाइम का मुख्य भाग होता है, मेन भाग होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, जो इनएक्टिव तौर पर हमेशा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो भाग क्या कहलाता है, एपोएंजाइम। क्या कहलाता है, एपोएंजाइम। ये क्या है, प्रोटीनस भाग है। क्या है, प्रोटीनस भाग है, ठीक है। फिर जब एंजाइम को हमें पता है, जैसे शरीर को अब पता है कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये क्रिया होनी चाहिए, तो इस पर आकर प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर नाम की चीज आके जुड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह, इसकी जगह कोफैक्टर लिखूं तो ये ज्यादा सही रहेगा, राइट, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगी, इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट बताते ही, ठीक है। तो यहाँ पर कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर आएगा जब रिएक्शन की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा, एंजाइम के साथ जाके चिपक जाएगा, फिर एंजाइम अपना काम अच्छे से करने लग जाएगा और फिर जब रिएक्शन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ये कोफैक्टर अलग हो जाएगा और फिर एंजाइम फिर से सुस्त पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक पूरे कंप्लीट काम करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम, कंप्लीट एक्टिवेटेड एंजाइम। 2 भाग से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम क्या होता है, हमेशा प्रोटीनस भाग होता है और प्रोटीन हमें पता है कोलॉइड नेचर के होते हैं, है ना, कोलॉइडी नेचर के होते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन का या एपो एंजाइम का कोलॉइडी नेचर का होना क्यों ज़रूरी है। कोलॉइडी नेचर की चीज़ें हमें पता है ज़्यादा फैली हुई होती है, ज़्यादा क्षेत्रफल घेर के रखती है, जिसकी वजह से इस पर ना काफ़ी सारी जगह यानी साइट्स बन जाती है, जिस पर आके क्या होता है, ये कोफैक्टर आकर जुड़ सकता है। इसीलिए इस भाग का कोलॉइडी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोफैक्टर, जो हमेशा क्या होता है, नॉन प्रोटीनस भाग होता है, यानी अप्रोटीनी भाग होता है, जो आकर जुड़ता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फिर उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, हॉलो एंजाइम, जो क्या होता है, कंप्लीट एक्टिवेटेड यानी अच्छे तौर पर काम करने वाला एंजाइम, ठीक है। अब जो होता है ना, ये कोफैक्टर 3 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है, जिनमें से एक प्रकार का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे का नाम है कोएंजाइम और तीसरे का नाम है एक्टिवेटर। इसीलिए यहाँ पर मैंने प्रोस्थेटिक ग्रुप हटाकर क्या लिखा, कोफैक्टर लिखा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कोफैक्टर लिख सकती थी, पर बुक में क्या हो गया है, बुक में गलती से यहाँ पर पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा गया है। इसीलिए आपको ये बात समझानी ज़रूरी थी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह कोफैक्टर क्यों लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर में तीनों चीज़ें आ जाती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी, कोएंजाइम भी और एक्टिवेटर नाम का भी। तो ये तीनों ही कोफैक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्या बोला मैंने, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की एक खासियत होती है कि ये जब भी आता है ना, एकदम कस के चिपक जाता है, एकदम टाइटली, फिर इसको अलग नहीं किया जा सकता, फिर इसे नष्ट करना पड़ता है, फिर इसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी एकदम टाइटली बाउंड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टाइटली अटैच हो जाता है ये, किससे, एपो एंजाइम से। और ये हमेशा ऑर्गेनिक नेचर का यानी कार्बनिक प्रकृति का होगा, ठीक है, हमेशा कार्बनिक प्रकृति का होगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ये कॉमन एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पे दे रखा है, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। अब बात आती है कोएंजाइम की। कोएंजाइम क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, यानी ढीले तौर पर चिपके होते हैं, यानी जाएंगे एक हाथ पकड़ लेंगे, फिर जब काम खत्म हो जाएगा फटाक से एक हाथ छोड़ देंगे, राइट, ऐसे लूजली अटैच होते हैं। इनके रूप में कौन होता है, NAD, FAD, NADP और कोएंजाइम A, ठीक है, ये सारे कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। फिर आते हैं एक्टिवेटर्स।
एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? हमेशा धातु आयन होते हैं, ऑलवेज मेटल आयंस, मेटल आयंस। अब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम का कुछ पढ़ेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे ये मेटल आयरन Fe आयरन के दोनों आयनिक फॉर्म 2+ और 3+ दोनों ही एक्टिवेटर की तरह कैसे इस चेन को कंप्लीट करेंगे, यानी ये रिएक्शन पूरी करवाएंगे। तो मेटल आयन के रूप में कौन एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पे मैंने? आयरन, दोनों आयन 2+ फॉर्म और 3+ फॉर्म दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक्टिवेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब एंजाइम की संरचना में एपो एंजाइम पर आकर ये कोफैक्टर जुड़ना है हमेशा, तो वो विशेष जगह या वो विशेष साइट जहाँ से आकर कोफैक्टर जुड़ सकता है, उन जगहों को या उन साइट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। यानी एपो एंजाइम के पास हमेशा एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होंगी। अब ये एक ही नहीं होती, बहुत सारी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि अपना एपो एंजाइम कैसा है? प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? कोलॉइडी नेचर का प्रोटीन, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और इस पर कहीं पर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती है जहाँ पर आकर कोफैक्टर जुड़ सकता है। क्या हो सकता है? कोफैक्टर आकर जुड़ सकता है। तो ये है अपने एंजाइम की संरचना। समझ में आई? क्या है? फिर से देख लेते हैं एक बार। एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम क्या है? एक्टिव काम करने वाला, यानी क्या बोलते हैं? चुस्ती से काम करने वाला एंजाइम है। इसमें से एपो एंजाइम हमेशा कैसा होता है? प्रोटीन भाग होता है, और जो कोफैक्टर होता है वो अप्रोटीनी भाग या नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। नॉन प्रोटीनस पार्ट या कोफैक्टर की जगह 3 चीज़ें आ सकती है। पहला क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो टाइटली अटैच होता है और कार्बनिक प्रकृति का होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? साइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। फिर दूसरा क्या है? कोएंजाइम, जो लूजली अटैच होता है, ढीले तौर पर जुड़ा होता है। एग्जाम्पल कौन है? NAD, FAD, NADP और कोएंजाइम A। तीसरा कौन आ सकता है? एक्टिवेटर आ सकता है। एक्टिवेटर हमेशा कौन होगा? मेटल आयन होंगे। एग्जाम्पल के रूप में कौन? आयरन के 2+ और 3+ आयन। ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं हमारा हॉलो एंजाइम, जो एक्टिवली काम करने वाला एंजाइम होता है। अब एपो एंजाइम पर क्या होता है? कुछ विशेष सक्रियक स्थल होते हैं, एक्टिव साइट या सक्रियक स्थल, जहां पर आके हमारा कोफैक्टर जुड़ता है और एंजाइम को काम करवाता है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे कि एंजाइम किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, यानी क्या क्या चीज़ें एंजाइम को प्रभावित कर सकती है, यानी एंजाइम की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, थैंक यू।